गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7th की हिंदी में चैप्टर 8 व्याकरण के शब्द भंडार का अध्ययन करेंगे। पिछले पार्ट में हमने इसके 4 भागों का अध्ययन किया है, तो इस तीसरे पार्ट में हम इसके 5वें और 6ठें भाग का अध्ययन करेंगे शब्द भंडार के। लेकिन इस पाठ को हम पढ़ें, इन भागों को पढ़ें, उसके पहले हम आपको बता दें कि यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपके सिलेबस से संबंधित वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और कमेंट करके हमें भी यह ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए हम देखते हैं इस शब्द भंडार के तीसरे पार्ट का 5वां भाग। देखिए इसमें है 5वां भाग श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं, हमें सबसे पहले ये जान लेना है। तो आइए हम देखते हैं कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है क्या। ठीक ना, यानी वह शब्द जो सुनने में तो एक समान लगते हैं परंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, वह श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। यानी वह शब्द जो सुनने में एक समान होते हैं परंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। जैसे आप यहाँ देखिए है पहला अंत और अंत्य, ये सुनने में एक जैसे हैं, अंत अंत्य, लेकिन इनके अर्थ अलग हैं। अंत का अर्थ होता है समाप्त और अंत्य का अर्थ होता है नीच। उसी तरह से दूसरा है अंक अंग, ये भी सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन अंक माने होता है गोद और अंग माने होता है शरीर का कोई भाग। ठीक है ना। उसी तरह से तीसरा शब्द देखिए अवधि और अवधि। तो अवधि माने होता है समय, जबकि अवधि माने होता है अवध प्रदेश की एक भाषा, यानी अवधि भाषा होती है, आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है बच्चों, तो ये था श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का उदाहरण। अब आइए हम इस श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के खंड पर जो आधारित अभ्यास के कार्य हैं उन्हें देख लेते हैं। तो इसमें हम देखते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द में दूसरा प्रश्न, कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक, तो इसमें हम देखते हैं उचित शब्दों का प्रयोग करना है और उसके बाद हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो देखिए इसमें दूसरे का जो है बृहस्पति एक बड़ा ग्रह और गृह, दो विकल्प दिया गया तो एक ग्रह होगा, यानी दूसरा विकल्प सही होगा कि बृहस्पति एक बड़ा ग्रह है। ठीक, उसी तरह से दूसरे का खा है मेरा घर नदी के इस, ये दूसरा इसका भी सही हुआ और नहीं भरा जाएगा, इसमें और भरा जाएगा। ठीक ना, मेरा घर नदी के इस ओर है। उसी तरह से इसका गा खंड प्रार्थना सभा में सभी विद्यार्थी क्रम, दूसरा भरा जाएगा क्रम से, यानी क्रम में खड़े हैं। ठीक, तीसरा यानी अगला है चौथा घा किसान खेतों में डॉट डॉट उगाता है। तो किसान खेतों में अन्न उगाता है, दूसरा विकल्प इसका भी। अंगा यानी 5वां खंड चांदनी रात में समुद्र की डॉट डॉट ऊंची उठती है। चांदनी रात में समुद्र की तरंग, चूँकि तुरंग माने घोड़ा होता है, तरंग ऊंची उठती है। ठीक, तो ये था हमारा दूसरा प्रश्न श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के खंड का। अब आइए हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा कह रहा है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने के लिए इन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यानी जैसे शस्त्र, शास्त्र, वसन और व्यसन, तो इन्हें अर्थ इनका स्पष्ट हो, चूँकि ये श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द हैं, सुनने में तो एक जैसे लग रहे हैं शस्त्र और शास्त्र, वसन और व्यसन, लेकिन इनके अर्थों में काफ़ी अंतर होता है। तो हमें ऐसा वाक्य प्रयोग करना है जिससे कि इनके अर्थ अलग हो जाएं, स्पष्ट हो जाएं कि इनके अर्थ देखिए अलग अलग हैं। तो हम देखते हैं पहले शस्त्र और शास्त्र में से शस्त्र को। ठीक है ना, तो शस्त्र का मतलब होता है कि एक प्रकार का हथियार, एक प्रकार का हथियार जो होता है उसे हम शस्त्र कहते हैं। तो इसमें हम कर सकते हैं, इसका वाक्य प्रयोग अब स्पष्ट हो जाएगा। जैसे तलवार एक शस्त्र है, तलवार एक शस्त्र है, तो तलवार हथियार होता है, तो तलवार एक शस्त्र है। ठीक, ये था इसका।
उसी में दूसरा है शास्त्र। ठीक, तो शास्त्र माने होता है धार्मिक ग्रंथ, शास्त्र का मतलब धार्मिक ग्रंथ। तो शास्त्र का प्रयोग कर देते हैं, जैसे रामचरितमानस। रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, एक धार्मिक ग्रंथ है। ठीक, ये हो गया। तो इस तरह से इनके अर्थ भी अस्पष्ट हो गए। अब आइए इसका हम दूसरा देखते हैं, खा, वसन और व्यसन। देखिए, वसन का अर्थ होता है कपड़ा, वसन का अर्थ होता है कपड़ा। ठीक, इसका हम वाक्य प्रयोग कर देते हैं, जैसे राम का वसन लाल रंग का है। राम का वसन लाल रंग का है, लाल रंग का है। ठीक है, अब आ जाता है व्यसन। व्यसन माने होता है बुरी आदत। व्यसन का शाब्दिक अर्थ होता है बुरी आदत। ठीक है ना। तो शराब पीना एक व्यसन है, शराब पीना एक व्यसन है, शराब पीना एक व्यसन है। तो ये हो गया वाक्य प्रयोग के द्वारा इनका स्पष्टीकरण कि इनके अर्थ किस तरह से अलग अलग हैं और भिन्न हैं। तो ये था हमारा 5वां पार्ट। अब हम आइए छठा पार्ट देखते हैं कि छठा पार्ट है एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द, यानी कुछ ऐसे शब्द जिनको हम अपनी तरफ से मानते हैं कि ये एक समान अर्थ देने वाले हैं, लेकिन उनमें भी थोड़ा अंतर होता है, उनमें भी बारीकी होती है। ठीक ना, उसे हम एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द कहते हैं। तो आइए हम पहले जान लेते हैं कि एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द किसे कहते हैं। देखिए, ऐसे शब्द जो प्रायः मिलते जुलते अर्थ देते हैं, ऐसे शब्द जो प्रायः मिलते जुलते अर्थ देते हैं लेकिन उनमें थोड़ा अंतर अवश्य होता है, उन्हें एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द कहा जाता है। जैसे देखिए, नमस्कार और नमस्कार। ठीक है ना, नमस्कार नमस्कार, तो ये हमारे दो सेम शब्द हैं। ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि नमस्कार और नमस्कार में अंतर क्या है। एक तो इस तरह से ओके। हाँ, तो यहाँ पर बच्चों ये नमस्कार और ये देखिए नमस्कार यहाँ थोड़ा गलत हो गया है, ये नमस्कार नहीं होगा, दूसरा ये नमस्ते होगा। क्या होगा, नमस्ते। यहाँ लिखने में मिस हो गया है, तो ये नमस्कार नहीं होगा, नमस्ते होगा। तो ये पहला शब्द होगा नमस्कार और दूसरा होगा नमस्ते। तो नमस्कार जब हम करते हैं तो वो समान अवस्था वाले व्यक्ति को करते हैं। समान अवस्था का मतलब जो हमारी ही उम्र का होता है लगभग, ठीक ना, उससे हम नमस्कार करते हैं। लेकिन नमस्ते जब करते हैं तो नमस्ते हम सभी के लिए करते हैं, ठीक ना, चाहे छोटी उम्र का है कोई, चाहे बड़ी उम्र का है, उससे हम नमस्ते कर सकते हैं। लेकिन नमस्कार हम केवल अपने समान उम्र वालों से ही करते हैं, जबकि दोनों समान अर्थ देते हैं। लेकिन इनमें यही बारीकी है कि हम अपने समान हम उम्र वालों को नमस्कार करते हैं, और अगर कोई हमसे छोटा है उससे भी नमस्कार करना हुआ, या बड़ा है ज़्यादा उम्र में उससे नमस्कार करना हुआ, तो उसके लिए हम नमस्ते का प्रयोग करते हैं। ठीक है। उसी तरह से अपराध और पाप है, अपराध और पाप। तो अपराध जो होता है उसे हम तब कहते हैं जब कानून का उल्लंघन किया जाता है। जैसे आप देखते होंगे कि जब न्यायालय में किसी मुजरिम को सज़ा सुनाई जाती है तो उसे अपराधी करार दिया जाता है, अपराधी कहा जाता है यदि अपराध उसका सिद्ध हो जाता है। ठीक है ना। तो वही है कि किसी कानून का वो उल्लंघन करता है तो उसे अपराध कहा जाता है। और पाप, जब हम नैतिक या धार्मिक नियम तोड़ते हैं तो उसे पाप कहा जाता है। ठीक है, नैतिक या धार्मिक नियम जब हम तोड़ते हैं तो उसको पाप कहा जाता है। उसी तरह से राजा और सम्राट होते हैं। राजा एक साधारण व्यक्ति जो होता है, साधारण राजा यानी सामान्य किसी एक निश्चित क्षेत्र का राजा जो होता है उसे राजा कहा जाता है। लेकिन सम्राट, सम्राट उसे कहते हैं कि जो राजाओं का भी राजा होता है। जैसे आपने एसएसटी वगैरह में पढ़ा होगा कि चंद्रगुप्त जो थे
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य वो एक सम्राट थे, क्योंकि उन्होंने कई राजाओं के राज्य को जीत लिया था और उसके बाद कर लेकर के उन्हें छोड़ दिया था कि आप जाइए अपने राज्य में शासन कीजिए, लेकिन हमारे नियमों के द्वारा शासन करेंगे और हमें कर देते रहेंगे। तो ऐसे जो राजा होते हैं उन्हें सम्राट कहा जाता है। ठीक, अब हम आइए इस खंड पर भी आधारित जो एक्सरसाइज है उसे कर लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्दों की परिभाषा लिखिए कि एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द क्या हैं। तो इसमें आप लिख देंगे कि ऐसे शब्द जो प्रायः मिलते जुलते अर्थ देने वाले होते हैं परंतु उनके अर्थ में थोड़ा सा अंतर होता है, उन्हें एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द कहते हैं। ठीक, फिर खा है एकार्थक प्रतीत होने वाले दो शब्द लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो इसमें से वही जिससे अभी मैंने बताया ना, राजा और सम्राट। तो राजा में आप लिख सकते हैं सत्य बोलने के लिए राजा हरिश्चंद्र का नाम आज भी मिल जाता है। ठीक, सत्य बोलने के लिए राजा हरिश्चंद्र का नाम आज भी मिल जाता है, ये हो जाएगा। और सम्राट में आप लिख दीजिएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य महान सम्राट थे। ठीक, तो ये दो शब्द हो गए, दोनों के अर्थ अलग आपके हो गए, दोनों का अर्थ। ठीक, अब हम आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। वाक्यों में प्रयोग करते हुए निम्नलिखित शब्दों के अर्थभेद स्पष्ट कीजिए। वाक्यों में प्रयोग करते हुए निम्नलिखित शब्दों के अर्थभेद स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ देखिए अर्थभेद स्पष्ट करना आपको। पहला शब्द है अमूल्य। ठीक है, अमूल्य। अमूल्य के लिए हम कर सकते हैं इसका वाक्य प्रयोग करना है ताकि आप इसके अर्थ को आप आसानी से या कोई भी पढ़ने वाला अर्थ को आसानी से जान सके कि इनमें किस तरह का अंतर है। तो देखिए, जो सेवा भाव आपने किया, इसका अर्थ हो जाएगा वाक्यों में प्रयोग, जो सेवा भाव आपने किया, जो सेवा भाव आपने किया वह अमूल्य है, वह अमूल्य है। अर्थात जिसका मूल्य नहीं चुकाया जा सकता है उसे अमूल्य कहते हैं। ठीक ना, जो सेवा भाव आपने किया वह अमूल्य है, अमूल्य है। ठीक है, दूसरा है बहुमूल्य। बहुमूल्य माने जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो। ठीक है ना, तो सोना एक बहुमूल्य धातु है, सोना एक बहुमूल्य, सोना एक बहुमूल्य धातु है, ये हो गया। ठीक ना, ये था का उत्तर। अब आइए हम इसका खा खंड देख लेते हैं। खा खंड करा श्रम और परिश्रम। ठीक ना, श्रम और परिश्रम। तो श्रम कहते हैं शारीरिक मेहनत को और परिश्रम कहते हैं शरीर और मन दोनों से किया गया जो कार्य होता है उसे परिश्रम कहते हैं। ठीक है ना, तो श्रम, इसका वाक्य प्रयोग जब हम करेंगे तो श्रमिक श्रम करके, श्रमिक श्रम करके, श्रमिक श्रम करके अपने परिवार का, श्रमिक श्रम करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है, पालन पोषण करता है। तो ये हो गया श्रम का वाक्य प्रयोग। अब हम देख लेते हैं परिश्रम का वाक्य प्रयोग। ठीक ना, तो इसके लिए परिश्रम कर देते हैं, परिश्रम सफलता की कुंजी है, परिश्रम सफलता की कुंजी है। ठीक, ये था इसका वाक्य प्रयोग और ये हमारा अर्थ भी इनसे स्पष्ट हो गया। ठीक बच्चों, अब हम आइए इसका देखते हैं गाखंड समीर और पवन। समीर और पवन, आपको समीर और पवन में अंतर बताना है। तो समीर कहते हैं धीरे धीरे चलने वाली वायु को, वह हवा जो शीतल हो और धीरे धीरे चल रही हो उसे समीर कहते हैं। जबकि तेज चलने वाली वायु को, जो कभी तेज चले और कभी धीरे चले,
उसको हम पवन कहते हैं। ठीक, तो ये समीर है। समीर का जब हम प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा प्रातःकालीन समीर में भ्रमण करना, प्रातःकालीन समीर में भ्रमण करना, समीर में भ्रमण करना। भ्रमण करना माने होता है घूमना, भ्रमण करना स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। ओके बच्चों, तो ये था समीर का वाक्य प्रयोग। उसी तरह हम पवन का जब वाक्य प्रयोग करते हैं तो पवन का वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि वसंत ऋतु में, वसंत ऋतु में, एक मिनट, ये ऋतु ऐसे लिखा जाएगा, वसंत ऋतु में, ठीक है ना, वसंत ऋतु में पवन के झोंकों से, वसंत ऋतु में पवन के झोंकों से, झोंकों से सभी झूम उठे, सभी झूम उठे। वसंत ऋतु में पवन के झोंकों से सभी झूम उठे। तो ये था गा। अब हम आइए इसका देख लेते हैं घाखंड। ग्रंथ और पुस्तक, इन दोनों में आपको अंतर बताना है कि ग्रंथ किसे कहते हैं और पुस्तक किसे कहते हैं। देखिए, ग्रंथ कहते हैं किसी प्रसिद्ध रचना को, ठीक है ना। जैसे हम लिख सकते हैं रामचरितमानस, रामचरितमानस तुलसीदास का, रामचरितमानस तुलसीदास का प्रसिद्ध ग्रंथ है। रामचरितमानस तुलसीदास का प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो ये हो गया ग्रंथ के लिए। अब पुस्तक, पुस्तक का मतलब होता है कोई भी साधारण पुस्तक, ठीक है ना। तो इसके लिए आप कर सकते हैं मुझे पुस्तक पढ़ना पसंद है, मुझे पुस्तक पढ़ना पसंद है। तो ये था इसका वाक्य प्रयोग। और ये चैप्टर बच्चों यहीं पर समाप्त होता है। इसके अगले चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में आपके समक्ष लेकर पुनः उपस्थित होंगे। लेकिन यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। ओके, थैंक यू।